आइए दोस्तों, अभी हम बीटू झा सर के पढ़ाया हुआ दरोगा टारगेट बैच का जेनेटिक्स चैप्टर का सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, आइए दोस्तों करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, क्रोमोसोम शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम वाल्डियर ने किया था। ठीक है दोस्तों। अगला कथन है कि जीन शब्द का उपयोग सर्वप्रथम जोहानसन के द्वारा किया गया था। ये सही है दोस्तों। नेक्स्ट है, अनुवंशिकी शब्द डब्ल्यू सटन ने के द्वारा दिया गया था। नहीं दोस्तों, वेटसन के द्वारा। सटन नहीं, क्या हो जाएगा? वेटसन। क्या होगा दोस्तों? वेटसन होगा। ये सटन गलत है, यहाँ पर वेटसन होगा। ठीक है, इस प्रकार हमारा सही आंसर पूछ रहा है ना, तो बी हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर, निम्नलिखित में किस प्रकार के गुणसूत्रों की आकृति अंग्रेजी के बरमाणा भी अक्षर के समान होता है? ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हो जाएगा हम लोग का मेटासेंट्रिक। कौन होगा दोस्तों? मेटासेंट्रिक। यदि अदर ऑप्शनों पर विचार करें तो जो एसेंट्रिक है, एसेंट्रिक, तो इसका आकार था इसका में एक ही भुजा होता है, इसमें एक ही भुजा होता है। इसके बाद सब सेंट्रिक, तो सब सेंट्रिक में देखा जाए तो आकृति एल आकार की होते हैं। कैसा? एक एल आकार की। और टेलोसेंट्रिक जो है ना, ये 6 आकार की होते हैं। कैसा होता है? 6 आकार की होती हैं। ठीक है दोस्तों, 6 आकार की। आंसर सी हुआ। 3 नंबर है, निम्नलिखित में कौन सा कथन गुणसूत्र के संबंध में सही नहीं है? यानी कि गलत को छांटना है दोस्तों, गलत को छांटना है। तो ऑप्शन ए है, गुणसूत्र का निर्माण कोशिका विभाजन के समय केंद्रक में स्थित क्रोमैटिन जालिका द्वारा होता है। ठीक है दोस्तों, कि गुणसूत्र का निर्माण जो देखा जाए तो क्रोमैटिन जालिका के द्वारा ही होता है। सही बात है। 2 है कि पादप कोशिका का गुणसूत्र जंतु कोशिका से ज़्यादा बड़ा होता है। ये भी सही है दोस्तों। क्रोमोसोम, गुणसूत्र बोले तो क्रोमोसोम, तो पादप कोशिका वाला बड़ा होता है। सही बात है। किसी भी जाति में गुणसूत्र की संख्या निश्चित होती है। हाँ, जैसे आलू में 48, मनुष्य में 23 46। डी नंबर है, किसी भी जीव में गुणसूत्र की संख्या हमेशा 1 से अधिक होती है। देखिए दोस्तों, ये गलत बात है। जैसे में देखिए, प्रोकैरियोटिक जीव जो है ना, जिसमें एक कोशिकीय जीव को रखा गया है, ठीक, इसमें से केवल एक ही गुणसूत्र होता है। ठीक है, प्रोकैरियोटिक में एक ही गुणसूत्र होता है। अतः हम कह सकते हैं कि हमेशा गुणसूत्रों की संख्या एक समान, भले एक से अधिक नहीं होता है, एक भी हो सकता है। एक से अधिक। ठीक है, तो यही गलत है, यही गलत है। तो आंसर डी ये हो जाएगा, क्योंकि गलत को छांटना था। डी है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गुणसूत्र के दोनों सिर कभी भी आपस में नहीं जुड़ सकते। सही बात है। कभी भी गुणसूत्र का जो अंतिम सिरा है आपस में जुड़ नहीं सकता है, चाहे वो टूट जाए। अगर गुणसूत्र कारणवश टूट जाए तो वो पुनः जुट जाता है। देखिए दोस्तों, ये टूट जाए तो पुनः नहीं जुटता है, ये पुनः नहीं जुटता है दोस्तों। तो ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुणसूत्र के किस किस्म में सेंट्रोमियर स्थित होता है? देखिए दोस्तों, तो इसमें प्राथमिक संकुचन में होता है। कहाँ होता है दोस्तों? सेंट्रोमियर कहाँ होता है? तो 5 पर का हो जाएगा ए। केवल देखिए, सब भी होता है, लेकिन इसमें प्राथमिक संकुचन में ही सेंट्रोमियर सिरे पर स्थित होता है। याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट है, हाँ, नेक्स्ट है, गुणसूत्र के दोनों अंतिम सिरों को क्या कहते हैं? टेलोमियर। क्या इधर है? इधर है, टेलोमियर। ठीक है, तो 6 का क्या हो जाएगा दोस्तों? बी हो जाएगा। देखिए केंद्रक में जो ना क्रोमैटिड क्या है? धागे नुमा संरचना है दोस्तों, याद रखेंगे इसको। धागे नुमा जो संरचना होता है,
उसे टेलोमियर कहते हैं। निम्नलिखित में किस कोशिका में अगुणित गुणसूत्र पाया जाता है? देखिए अगुणित गुणसूत्र का बात होता है, यानी कि सिंगल हेलिक्स तो जनन कोशिका में होता है, ठीक ना। जनन कोशिका में जो होता है सिंगल हेलिक्स होता है, तो 7 का क्या हो जाएगा दोस्तों? बी हो जाएगा, याद रखिएगा। बाकी काई कोशिका में ना डबल हेलिक्स होता है, 2 पिंडलित होता है, ठीक है। नेक्स्ट है, देखिए प्रोकैरियोटिक कोशिका में गुणसूत्र की संख्या 1 होती है। देखिए आ गया ना, सही बात है। जितना भी प्रोकैरियोटिक है ये कोशिका है उसमें से 1 होता है। अब यूकैरियोटिक कोशिका में गुणसूत्र की संख्या 1 से अधिक, सही बात है, 1 से अधिक होता है। इस प्रकार हम लोग का दोनों आंसर सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है, यानी कि सत्य को छापना है। देखिए किसी भी जाति में पाए जाने वाले सभी गुणसूत्र आकार में समान होता है, ठीक है। तो 9 का ये हो जाएगा दोस्तों, ये बात गलत है, ठीक ना, एक समान नहीं होती है। किसी भी जाति में पाए जाने वाले प्रत्येक गुणसूत्र पर जीनों की संख्या समान होती है, प्रत्येक पर जीव समान होती है, ये भी गलत है, ठीक है दोस्तों, अलग अलग होता है। मेंडल जब अपना प्रयोग कर रहे थे तब गुणसूत्र की खोज नहीं, हाँ उस समय गुणसूत्र की खोज नहीं हुआ था दोस्तों, यही सही है, सही है। गुणसूत्र केवल जनन कोशिका में पाए जाते हैं, सही बात। इस अकाई कोशिका में इसका भाव नहीं, दोनों में होता है जनन कोशिका ना, ठीक है, दोनों में होता है, सी आंसर होगा। किसी भी प्राणी के गुणसूत्र के एक सेट में पाए जाने वाले जीनों की संख्या को जीनोम कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? जीनोम कहते हैं। जीनों की संख्या को जीनोम कहा गया है, ठीक। सोनू भैया सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने न्यूक्लियर अम्ल को केंद्र से अलग कर उसका नाम न्यूक्लिन रखा था, ठीक है। तो इसको किसने? मिसर ने किया था ना, किसने किया था? हाँ, तो 11 क्या हो जाएगा दोस्तों? डी हो जाएगा। और देखिए ये जो मतलब मिसर ने तो अलग किया था, हर्षे और ठीक हर्षे और मैसाचुसेट्स भी इससे संबंधित हैं, इसको साबित किया था, ठीक ना। अलग तो किया था किसने? मिसर ने, लेकिन इसको साबित किसने किया था? ठीक है, प्रमाणित किसने किया था? हर्षे और मैसाचुसेट्स ने, ठीक है। इस प्रकार सब तो भी ये गया डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन प्यूरी नाइट्रोजन बेस नहीं है? देखिए एक तो होता है प्यूरिन, एक तो होता है पिरिमिडिन याद रखिए दोस्तों, एक तो होता है प्यूरिन एक होता है पिरिमिडिन। तो देखिए इसमें देखिए साइटोसिन जो है ना प्यूरिन नहीं है, प्यूरिन साइटोसिन नहीं है। बाकी देखिए एडिनिन और गुआनिन ये दो जो है ना, ठीक है, ये दोनों प्यूरिन के अंतर्गत आता है, ये दोनों एडिनिन गुआनिन। और साइटोसिन और थाइमिन ये दो जो है पिरामिडिन के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आएगा? पिरामिडिन के अंतर्गत आएगा। हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन पिरिमिडिन नाइट्रोजन बेस है? देखिए पिरिमिडिन इसमें सही हो जाएगा, क्योंकि हम पहले बताए थे कि थाइमिन और साइटोसिन इसके अंतर्गत आता है, और एक तो यूरेसिल भी होता है, ये केवल आरएनए में पाया जाता है, ठीक है। डीएनए में तो वो मतलब थाइमिन आता है, और थाइमिन के जगह पर ये यूरेसिल जो है ना मतलब आरएनए में पाया जाता है। इस प्रकार सभी हो जाएगा। 14 देखिए निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सही शामिल नहीं है? देखिए मानव में 46 होता है, सही बात है। देखो ड्रोसोफिल में 8, ये भी सही है। और मकई में 20, आलू में 48 होता है दोस्तों, आलू में कितना होता है? 48, यही गलत होगा, आंसर भी यही हो जाएगा। मटर के पौधे की कोशिका में गुणसूत्र की कुल संख्या देखिए मटर में कितना होता है? 14 होता है। निम्नलिखित में से किस अनुवंशिकी पदार्थ पाया था? देखिए अनुवंशिकी, देखिए दो चीज होता है, एक अनुवंशिकी इकाई होता है अनुवंशिकी पदार्थ, तो डीएनए को अनुवंशिकी पदार्थ है, जीन को अनुवंशिकी इकाई। इस पर का आंसर तो सी होगा यहाँ पर। नेक्स्ट है कि डीएनए को अनुवंशिकी पदार्थ इसलिए कहते हैं, क्यों कहते हैं दोस्तों? तो देखिए यह अपना प्रकृति बनाने में सक्षम है,
ठीक, यानी कि देखिए ना, मेंडल के नियम पर जो खरा उतरेगा ना वही डीएनए अनुवंशिकी पदार्थ कहलाएगा। तो देखिए वो नियम ये था कि वो अपना प्रकृति बनाए रखने में सक्षम है, सही बात है। इसकी रचना और रासायनिक संगठन स्थिर रहता है, कभी चेंजिंग नहीं होता है, ठीक है। इसमें उत्परिवर्तन की संभावना बनी रहती है, सही बात है, सब सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि जेम्स वाटसन और क्रिक, यानी कि वाटसन और क्रिक के द्वारा प्रतिपादित किए गए डबल हेलिक्स मॉडल के संबंध में निम्न कथनों में कौन सही है, यानी सही क्वेश्चन देखिए ये बोल रहा है कि डीएनए अणु में दो पूरक पॉलीन्यूक्लियोटाइड सर्पिल रूप में डबल हेलिक्स बनाते हैं, सही में, तो ये डबल हेलिक्स बनाता है, सही बात है। डीएनए के डबल हेलिक्स संरचना में एक पूर्ण घुमाव 34 सेमी का होता है, सही बात है। और डीएनए के दोनों हेलिक्स के बीच में 20 एंगस्ट्रॉम होता है, बीच की दूरी 20 एंगस्ट्रॉम होता है। इस प्रकार देखा जाए तो अगर मतलब दो क्रोमोसोम के बीच में देखा जाए ना तो 3.4 एंगस्ट्रॉम होगा, ये भी याद रखिएगा। डी आंसर हो जाएगा फिलहाल। 19 कोशिका की किस प्रकार के आरएनए की संख्या सर्वाधिक होता है, तो देखिए इसमें अधिक कौन होता है, तो देखिए एक तो होता है एमआरएनए, टीआरएनए, एगो आरआरएनए। इसमें अधिक कौन होगा, आरआरएनए, क्योंकि वो मार्कर है, यानी कि प्रोटीन निर्माण प्रक्रिया में ये भाग लेता है, इसका काम है प्रोटीन का निर्माण करना। आरएनए से प्रोटीन बनाता है, अमीनो अम्ल से प्रोटीन बनाता है, ठीक है। मैसेंजर क्या है ना, तो ये मस्तिष्क और राइबोसोम के बीच सूचनाओं का मतलब आवागमन करता है। आइए टीआरएनए जो है ना, ये आरएनए को अमीनो अम्ल को राइबोसोम के पास पहुंचाता है, यानी कि रॉ मटेरियल को ले जाता है। आइए आरएनए बस चुपचाप इसको केवल प्रोटीन का संश्लेषण करते रहना है और प्रोटीन का निर्माण करते रहना है, बस याद रखिएगा, पूछा जा जाता है। 20 नंबर है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसी अनुवंशिकी इकाई, देखिए बता दिए हैं कि अनुवंशिकी पदार्थ किसे कहते हैं, तो डीएनए। अब यहाँ बात रही इकाई की, तो जीन हो जाएगा ना, जीन हो जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर बात हो रही है एमआरएनए, मैसेंजर आरएनए का निर्माण कहाँ होता है। देखिए ये सब निर्माण कहाँ होता है, ये पूछ रहे हैं कहाँ होता है, तो क्या होता है दोस्तों, केंद्रक में। कहाँ होता है, केंद्रक में, यानी कि आरएनए का निर्माण केंद्रक में होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, देखिए प्रोटीन संश्लेषण में अमीनो अम्लों के सक्रिय करने में किसकी सहायता होता है। देखिए इसको सक्रिय करने के लिए एटीपी की जरूरत है, किसका, एटीपी, यानी कि ऊर्जा। देखिए एक जीन एक एंजाइम, बिडाल और टेटम किसने दिया था दोस्तों, सिद्धांत किसका है, बिडल और टेटम का है। हाँ, सर्वप्रथम किसने प्रयोग से यह प्रमाणित किया हुआ कि जीन गुणसूत्र का ही अंश है। अच्छा, इसमें ये बताना है कि किसने प्रमाणित किया कि जीन गुणसूत्र का ही अंश है। देखिए ये टीएच बोबोरी और डब्ल्यूएस सटन ने, यही दोनों ने प्रमाणित किया था कि जीन गुणसूत्र का ही अंश है, यानी गुणसूत्र पर ही दाने दाने के रूप में बिखरे रहते हैं जीन, ठीक है, याद रखिए। 25 दोस्तों कि जो जीन अपना स्थान बदलते रहते हैं उसे क्या कहते हैं, ठीक। तो दोस्तों 25 का हो जाएगा आपका ट्रांसपोन्स जीन, स्थान बदल रहा है, ट्रांसफर कर रहा है, तो ट्रांसपोन्स जीन हो जाएगा। देखिए भिन्न प्रकार के आरएनए से प्रोटीन संश्लेषण प्रक्रिया क्या कहलाती है। देखिए यहाँ पर बात हो रही है आरएनए से प्रोटीन बनाने की, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, तो यहाँ पर हो जाएगा ट्रांसलेशन। क्या होगा दोस्तों, आरएनए से प्रोटीन बन रहा है और डीएनए से आरएनए बनेगा तो ट्रांसक्रिप्शन हो जाएगा। हाँ, बी नंबर हो गया, ट्रांसक्रिप्शन हो जाएगा। अगर डीएनए से आरएनए बनेगा तो ट्रांसक्रिप्शन, आरएनए से प्रोटीन बनेगा तो ट्रांसलेशन, याद रखिएगा। डीएनए से आरएनए बनने के बाद देखिए आ गया है, तो 27 का हो जाएगा दोस्तों आपका ट्रांसक्रिप्शन, बताए थे ना, ट्रांसक्रिप्शन नहीं हो जाएगा। देखिए 28 नंबर है कि अनुवंशिकी इकाई जीन से संबंधित में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, नीचे दिए कूट की सहायता से सही विकल्प का चयन कीजिए।
देखिए दोस्तों, यहाँ पर सभी जी देखिए, जीन डीएनए के बड़े डीएनए के बड़े अणु का खंड है। सही बात है, डीएनए का खंड है ना। हाँ, सभी सभी जीवों में वंशानुगत लक्षणों का निर्धारण जीन ही करते हैं। सही बात है। एक जीन में करीब 10,000 न्यूक्लियोटाइड्स होता है। मनुष्य में 10,000 से 15,000 की संख्या में जीन पाए जाते हैं। ये गलत है। अच्छा ये बताइए, एक ही क्रोमोसोम पर 3,000 पाया जाता है। एक ही क्रोमोसोम पर 3,000 पाया जाता है। ठीक है, तो अब इसके हम लोग में 46 है। कितना क्रोमोसोम है? 46 से 3,000 से गुणा कीजिए, कितना आ जाएगा? 15,000 होगा। तो ये गलत हो जाएगा ना। और न्यूक्लियोटाइड 1,000 न्यूक्लियोटाइड है। सही बात है, ये तो सही है। इस प्रकार आपका बी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है, जीन को सिस्टोन, रिकोन और मीटोन के रूप में परिभाषित किया था। बताया था आप लोग को कि जीन को सिस्टोन, रिकोन और मीटोन के रूप में किसने परिभाषित किया था? बेंजर ने। किसने दोस्तों? बेंजर ने किया था। आगे देखिए, मेंडल के प्रयोग में विशिष्ट लक्षणों की जोड़ी को क्या कहते हैं? देखिए, मेंडल के प्रयोग में लक्षण की बात हो रही है। लक्षण यानी कि बाहर से दिखाई देता है। लक्षण क्या होता है? तो जो बाहर से दिखाई देता है उसे फिनोटाइप क्या बोलते हैं दोस्तों? फिनोटाइप। और जो अंदर रहता है, ठीक ना, जीनोटाइप। एलील, इसके देखिए, जीन जो है ना, जीन सिंबल रूप में रहता है। जैसे बड़ा टी हो गया, छोटा टी हो गया, ठीक ना। तो इसके अलग अलग रूप को ठीक एलील कहते हैं। जैसे में देखिए, एक बड़ा टी हो गया, एक छोटा टी, तो इसका छोटा टी, तो इसका एलील क्या होगा? टी हो जाएगा। छोटा टी अलग अलग, ये इसका क्या होगा? एलील का आएगा। याद रखिएगा। मेंडल ने अपने पूरे मॉडल के कितने जोड़ी विपरीत जोड़ी लक्षण को चयन किया था? 7। मेंडल के आनुवंशिकता नियम के किस वैज्ञानिक ने मान्यता दिलाई थी? देखिए, मेंडल जब इसका मृत्यु हो गया तो आगे जाकर 3 वैज्ञानिकों ने इस पर शोध प्रारंभ किया और फिर देखा कि जिसका हम शोध कर रहे हैं वो पहले से ऑलरेडी किसी वैज्ञानिक ने कर दिया है, वो मेंडल थे। तो अतः हुगो डे ब्रीज, कार्ल कोरेंस और शेरमार्क ये तीनों ने मिलकर दिलाया था। 35 नंबर है कि मेंडल ने एक शुद्ध बैंगनी फूल वाले मटर के पौधे को जब सफेद फूल वाले पौधे से क्रॉस करवाया तो पहली पीढ़ी में किस प्रकार का पौधा मिलेगा? देखिए, एक तो बैंगनी है, सफेद है, तो देखिए बैंगनी ज्यादा रहेगा, बैंगनी क्या रहेगा? ज्यादा रहेगा। इस प्रकार 33 का आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, सभी बैंगनी फूल वाले पौधे। क्योंकि जो ज्यादा मतलब जैसे प्रभावी जीन इसमें किसका है? बैंगनी का, क्योंकि शुद्ध है ना, यानी कि शुद्ध है। 34 नंबर देखिए, मेंडल ने अपने प्रयोग में मटर के पौधे का चयन किया। क्यों? क्योंकि देखिए, मटर के पौधे अनेक प्रकार के विपरीत गुण, इसमें विपरीत गुण पाया जाला, ठीक, 7 प्रकार के। मटर के पौधे छोटे होते हैं। सही बात है, कद में छोटा होता है, जिन पर प्रयोग करना आसान था, प्रयोगशाला में ले जाकर प्रयोग करते रहिए। मटर का जीवन चक्र कुछ ही महीनों में पूरा होता है, इसका जीवन चक्र भी छोटा होता है। सभी हो जाएगा। मेंडल को अपने प्रयोग में असफलता मिलने से क्या कारण थे? देखिए, उन्होंने मटर के पौधे का चयन किया, सही बात है, ठीक है, सफलता मिलने का कारण है। मेंडल ने अपने अध्ययन के लिए गए एक समय में केवल एक ही गुण को लिया, माने एक समय में एक ही गुण को लिया था। जब भी प्रयोग कर रहा था तो एक समय में एक ही गुण को लेता था। मेंडल ने अपने अध्ययन में सांख्यिकी का प्रयोग किया था। हाँ, सांख्यिकी प्रयोग किया था, सभी ने डी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है कि F1 पीढ़ी के संकरण पौधे को जब समयुग्मी पर अप्रभावी जनक से क्रॉस कराया जाता है तो इसे क्या कहते हैं? माने जब एक ही F1 पीढ़ी के संकरण पौधे को जब समयुग्मी अप्रभावी से क्रॉस करना है, किससे? अप्रभावी से, तो क्या होगा दोस्तों? तो आपका टेस्ट क्रॉस होगा। इसे क्या कहते हैं? टेस्ट क्रॉस। 37 नंबर, निम्नलिखित में एलील के जोड़ में कौन समयुग्मी है? समयुग्मी का मतलब एक समान, समयुग्मी मतलब एक समान। चलिए देख लेते हैं, समयुग्मी मतलब एक समान।
एलील का बात हो रहा है, एलील बता दिए हैं। तो ये सब जितना भी दिख रहा है ना, ये सब एलील है। एलील को सिंबल रूप में, अंग्रेजी के लेटर सिंबल रूप में दिखाया जाता है, स्मॉल या कैपिटल। तो सेम तो देखिए टी दोनों एक समान है, एक जैसा है ना, ये भी टी एक ही जैसा है, छोटा छोटा ये बड़ा बड़ा, तो दोनों हो जाएगा। ये देखिए एक तो बड़ा है एक तो छोटा है, तो ये सेम एलील नहीं हो, एलील है लेकिन सेम नहीं, विपरीत है। ठीक। और चीज देखिए, मेडल के एक संकरण क्रॉस में लक्षण रूपी अनुपात, देखिए एक संकरण का बात हो रहा है, किसका? एक सब यहाँ पर देखना है लक्षण, किसका देखना है? लक्षण तो देखना है। 3:1 होगा ना। हाँ, ठीक। तो अर्थ से क्या हो जाएगा दोस्तों? ये। ये हो जाएगा। देखिए इसमें अगर जीनो टाइप पूछेगा तो बी वाला हो जाएगा, जीनो टाइप पूछेगा तो एक हाँ। अनुपात 2 अनुपात जनानिक जीनिक प्रॉब्लम पूछेगा, जीनिक वाला अनुपात, तो ये हो जाएगा जेनेटिक। हाँ देखिए 39, मेंडल ने द्वि संकरण क्रॉस में जीन रूप अनुपात क्या है? देखिए जीन वाला पूछ दिया, उसमें लक्षण पर रूप पूछा था, अब जीन पर रूप पूछा है, लेकिन ये भी देखिए द्वि संकरण है। ठीक है, तो जीन वाला ये हो जाएगा आपका कौन? एक मिनट, डी संकरण कर तो रहा है डी ना बोल रहे हैं। हाँ, ए बोल एक अनुपात 2 अनुपात डी तो सही तो दो है, अनुपात डी होगा नहीं। 4 अगर इस ये कहाँ बोले? 1 अनुपात 2 अनुपात 4। डी संकरण है ना, ये डी होगा। इसमें से देखिए अगर लक्षण प्ररूप पूछेगा, क्या पूछेगा? लक्षण प्ररूपी, तो सी मारेंगे। लक्षण प्ररूप पूछेगा तो इसमें भी ध्यान देना है कि डी संकरण है कि सिंगल है। ठीक है, सिंगल वाला बता दीजिए, ये डबल वाला हो गया। आगे, मेंडल का कौन सा नियम एकल क्रॉस पर आधारित नहीं है? देखिए याद करिए, स्वतंत्र विन्यास का नियम बताए थे ना। ये वाला डबल संकरण पर आधारित था, जो स्वतंत्र विन्यास का नियम ये डबल संकरण पर आधारित था। ये केवल एक ही था, बाकी 3 को बताए थे एकल संकरण वाला, 3 को बताए थे ना। इकाई लक्षण का नियम, ठीक, प्रभाविता का नियम, ठीक है, पृथक्करण का नियम, तीनों बताए थे आपको। ये आगे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यहाँ पर सही देखना है। तो जीवों में वंशानुगत गुणों का निर्धारण जीन है, सही बात है। जीन के माध्यम से ही विभिन्नता एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, पीढ़ी से पीढ़ी संचालित होती है, सही बात है। जीन का द्विगुणन ही विभिन्नता का कारण बनता है, यही भी सही है, डी नंबर हो जाएगा। देखिए, जलवायु एवं वातावरण के प्रभाव से उत्पन्न होने वाले विभिन्नता को क्या कहते हैं? देखिए यहाँ बात हो रही है जलवायु वातावरण से, ठीक। तो इसको क्या बोलेंगे दोस्तों? इसको बोलेंगे आपका कायिक, क्या बोलेंगे? देखिए ये मतलब ये जो है ना, जलवायु पर डिपेंड करता है, खान पान पर डिपेंड करता है, यानी बाहरी चीज़ों पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा कायिक, बताए थे, हाँ बताए थे। निम्नलिखित में विचार कीजिए, आनुवंशिक विभिन्नता का संचरण केवल एक पीढ़ी में होता है, केवल एक पहली पीढ़ी में होता है, पीढ़ी दर पीढ़ी होता है, ठीक है। अकायिक विभिन्नता का संचरण पीढ़ी, ये दोनों उल्टा दे दिया है। कायिक वाला एक पीढ़ी में होता है, ये अनुवंशिकी वाला पीढ़ी दर पीढ़ी होता है, तो दोनों गलती हो जाएगा ना, दोनों उल्टा दिया है। देखिए अनुवंशिकी विभिन्नता उत्पन्न होने के क्या कारण? देखिए क्रोमोसोम पर स्थित जीन की व्यवस्था में परिवर्तन, हम बताए थे ना कि जब क्रोमोसोम पर जीन उपस्थित रहते हैं, जब उसमें से अपने स्थायित्व को बनाए रखते हैं, लेकिन यदि व्यवस्था में परिवर्तन हुआ, ठीक, तो जो भी उत्पन्न होगा संतान उसमें कुछ ना कुछ चेंजिंग हुई करेगा, ठीक है, लेकिन वास्तव में स्थिर रहता है इसका क्रोमोसोम। डीएनए के निर्माण में संलग्न नाइट्रोजनी क्षार के अनुक्रम में परिवर्तन, हाँ नाइट्रोजनी क्षार कितने थे? 4 थे ना, कितने थे? 4। कौन कौन थे? एडिनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन, ठीक है, 4 को थे ना। तो इसी का बात है, उसमें भी परिवर्तन होगा तो बनेगा, इस प्रकार सी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि वंशागति का गुणसूत्रीय सिद्धांत का प्रतिपादन किसके ने किया था? देखिए यानी कि क्रोमोसोम का प्रतिपादन, यहाँ पर बात हो रही है क्रोमोसोम की, तो इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका हो जाएगा आपका वाल्टर सटन और थियोडोर बोवेरी ने, ठीक ना, गुणसूत्र से संबंधित है वाल्टर सटन, थियोडोर बोवेरी ने।
निम्नलिखित में से कौन एक मेंडल के नियम का अपवाद है? देखिए अपवाद की बात करते हैं, तो अपवाद है आपका सही तीनों है ना, 3-4 को अपवाद बताए थे ना, जैसे अपूर्ण प्रभाविता, ठीक, और स्वप्रभाविता, और बहुविकल्पता। जैसे बहुविकल्पता में जैसे मानव का ब्लड ग्रुप था, स्वप्रभाविता मतलब दोनों साथ साथ हो जाएगा, तो उसमें क्या था आपका, जैसे चित्तगाबरा गाय हो गई, ठीक, और पूर्ण प्रभाविता भी बताए थे, ठीक, जैसे दोनों अपूर्ण प्रभाविता हो गया। तो जैसे मान के चलो एगो गाय थी लाल कलर के, एगो उजला कलर का थी, हैं, जब दोनों को मतलब रिलेशन में आया तो वो गुलाबी कलर का बन गई, कलर से गुलाबी हो गया, तो इसी प्रकार तो वो अपूर्ण प्रभाविता था। दू रंग मिला के सरका जन प्रभावी होगी ना। हाँ खतरनाक हो जाए। चलिए, जब किसी जीव में एक लक्षण के लिए 2 से ज़्यादा एलील जिम्मेदार होते हैं, इसे क्या कहते हैं? देखिए, जब किसी जीव में एक लक्षण के लिए 2 से ज़्यादा, तो बहुविकल्पता हो जाएगा ना, 47 के भी हो जाएगा। हाँ चलिए 48 को स्किप कीजिए, ठीक है, 48 को स्किप कीजिए। नहीं, मेंडल के किस आनुवंशिकता के नियम को युग्मकों के शुद्धता का नियम कहते हैं? देखिए यहाँ पर बात हो रही है शुद्धता का नियम, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों पृथक्करण का नियम। क्या हो जाएगा दोस्तों? करण का नियम। यानी पृथक्करण के नियम को शुद्धता का नियम कहते हैं। 50 है कि मेंडल के सिद्धांत को दोहराने वाले वैज्ञानिक कौन थे? मेंडल के सिद्धांत को दोहराने वाले, देखिए यही 3 को वैज्ञानिक थे, ह्यूगो डुबरीज, ठीक, कार्ल कोरेंस, एक तो सेमरॉक, सी हो जाएगा ना, ह्यूगो डुबरीज, कार्ल कोरेंस, शेरमार्क। जीन बने होते हैं, जीन किसके बने होते हैं? डीएनए के। जीन किसके बने होते हैं? डीएनए। और आरएनए मतलब क्या बोलते हैं? राइबोसोम आरएनए प्रोटीन की। याद रखिए। देखिए यहाँ पर डीएनए के बनने में देखिए शर्करा, इसका 3 पार्ट बताए थे ना, उसमें शर्करा होता था 2 प्रकार के, डीऑक्सीराइबो आइगोराइबो 2 प्रकार के थे। इसके बाद फॉस्फोरिक अम्ल भी था इसमें, और इसके बाद नाइट्रोजनी क्षार भी था, 4 प्रकार के नाइट्रोजनी क्षार बता दिए हैं, सभी हो जाएगा। देखिए मोनोहाइब्रिड एक होता है, एक तो डाई हाइब्रिड होता है। तो मोनो वाला का अनुपात देखिए दोस्तों, इसमें से आपका ना ही जीनोटाइप पूछा है ना फिनोटाइप, उसमें से नहीं दिया है ना जीनोटाइप बताना है कि फिनोटाइप। तो इसमें से देखिए एक तो होता है इसका 3:1 होता है, और एक तो 1:2:1 होता है। तो इसमें से कौन ऑप्शन दिया है? इसमें 3 दिया। हाँ 3:1 दिया है ना, तो बी ए मार लीजिए, ठीक है, मोनोहाइब्रिड है। तो देखिए इसमें होता ये है, ये जो बाहरी लक्षण पूछता है ना, तो उसमें 3:1 होगा, ठीक है, लेकिन जीनोटाइप पूछेगा तो 1:2:1 होगा, ठीक है। तो यदि बाहरी लक्षण, देखिए अगर यदि बाहरी लक्षण पूछता तो 3:1 ही सही था, यदि यहाँ पर जीनोटाइप पूछ देगा तो 1:2:1 हो जाएगा। याद रखिए, देखिए डाई हाइब्रिड दे दिया यहाँ पर अनुपात, इसमें भी वही बात है, तो इसमें भी याद रखिए, तो 9:3:1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 9:3:1। ये बाहरी लक्षण है, ये क्या है? बाहरी लक्षण है। हाँ, यानी कि फिनोटाइप। यदि जीनोटाइप जीनी लक्षण पूछेगा तो ये हो जाएगा क्या आपका, बताए थे ना, पीछे आया था आपका। देखिए इसका हो जाएगा 122, 412, 121। क्या हो जाएगा दोस्तों? 122, 412, 121 हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे कितना क्वेश्चन है तो 106 स्वतंत्र अपवाह से तात्पर्य है। देखिए 55 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, स्वतंत्र अपवाह से, ठीक है। तो इसका हो जाएगा आपका एक माता पिता के लक्षण, एक माता पिता के लक्षण का पृथक्करण होना, ठीक ना, एक माता पिता के लक्षण का पृथक्करण होना, ठीक ना। देखिए इसमें से एक वर्ड छूटा है, ठीक ना, एक माता पिता के संतानों में लक्षण का पृथक्करण होना, ठीक ना, माता पिता के संतानों में लक्षण का पृथक्करण होना हो जाएगा।
तो यहाँ पर के बाद संतान डाल देना, तान संतान। ठीक है, चलिए नहीं। प्रभाविता का नियम से तो अभिप्राय, देखिए प्रभाविता के नियम से तो क्या तात्पर्य है दोस्तों, तो इसका हो जाएगा आपका संकर नस्ल में किसी एक लक्षण का प्रभावी होना। प्रभाविता का मतलब होता है कि जब संकरण हुआ ना दोनों के बीच, तो किसी एक ही लक्षण का प्रभावी होना प्रभाविता कहलाता है। देखिए मेडल की सफलता का मुख्य कारण क्या था, तो देखिए तो उसने मटर के पौधे को चयन किया था, मेन बात यही है। देखिए यहाँ पर 58 नंबर क्वेश्चन है। देखिए वंशावली विश्लेषण बनाने में कई प्रतीक चिन्हों का इस्तेमाल किया जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रतीक चिन्ह नर के सूचित करता है, यानी कि नर को सूचित कौन करता है दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए ये वाला, ये वर्ग जो है ना, वर्ग ये नर को, और ये वाला सर्कल जो है ना ये माता को, ठीक, ये कुछ नहीं, ठीक है, लिंक का इसका पता नहीं है तो इसे दिखाएंगे। और इसके बाद इफेक्टेड, यदि वो कोई इसी चीज़ से प्रभावित हो तो इसको दिखाएंगे, प्रभाविता को इससे दिखाएंगे। चलिए देखिए 1959 में कृत्रिम रूप से डीएनए को संश्लेषित करने हेतु नोबेल पुरस्कार किसको मिला था, तो देखिए कर्नबर्ग को। 1959 में डीएनए के संश्लेषण के लिए नोबेल पुरस्कार 1959 में मिला था। और 1968 में प्रयोगशाला में जेनेटिक्स कोड न्यूक्लियोटाइड डीएनए के या जीन संश्लेषण के हेतु नोबेल पुरस्कार हरगोविंद खुराना को मिला था। तो 60 के क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा। तो क्वेश्चन है हरगोविंद खुराना को किस कार्य हेतु नोबेल पुरस्कार सम्मानित किया गया, देखिए तो इसको देखिए प्रोटीन संश्लेषण के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से एक अनुवंशिकी सूचनाओं का प्रवाह का सही दिशा है, देखिए अनुवंशिकी सूचना देखिए डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन बनाता है। पहले डीएनए ना आरए मतलब आरएनए को निर्माण करता है, आरएनए प्रोटीन का सूचना इसी तरह जाता है। देखिए 63 डी अनुवंशिकी के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। देखो अनुवंश जेनेटिक्स के अंदर किसका अध्ययन किया जाता है, डीएनए का। हाँ, 63 का हो जाएगा दोस्तों अनुवंशिकता का, अनुवंशिकी गुण का, और जनकों के संतानों में हस्तांतरित होने वाले पैतृक गुण का, सभी का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है कि अनुवंशिकी शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया था, यानी कि अनुवंशिकी से तो मेंडल ने किया था ना, है शब्द का प्रयोग किया जाता है, अनुवंशिकी शब्द का प्रयोग, अच्छा शब्द बोल रहा है ना, अनुवंशिकी शब्द का प्रयोग बेटसन ने किया था। किसने किया था, बेटसन ने किया था। और यहाँ पर अनुवंशिकी के जनक बोला जाए तो मेंडल, जब प्रकाशित होकर मान्यता दिला दिया तीनों लोगों ने, तभी से कहाने लगे अनुवंशिकी के पिता मेंडल। अनुवंशिकी उन परिवर्तन होता है किसमें होता है, क्रोमोसोम से ना, किससे होता है, क्रोमोसोम पर जो भी जीन रहता है ना उसके संरचना में परिवर्तन होगा ना तो परिवर्तन हो जाएगा, यानी क्रोमोसोम से डिपेंड है। नेक्स्ट है डीएनए में हुए परिवर्तन को क्या कहते हैं, डीएनए में हुए परिवर्तन दो प्रकार का परिवर्तन था ना, एगो सूक्ष्म परिवर्तन एगो बृहद परिवर्तन, दो प्रकार का था। तो इसमें पूछ रहा है डीएनए में परिवर्तन को सूक्ष्म परिवर्तन कहते हैं, डीएनए में परिवर्तन को मेंडल ने अपने संस्करण का प्रयोग किस पौधे पर किया था, मटर का, पीज माने को होता है मटर, कहाँ है पिजन पी, सॉरी गार्डन पी, सॉरी गार्डन में सुना था, मटर कहाँ था, गार्डन में, गार्डन पी, हाँ। बारबेरा मैक्लिंटोक किस मटर प्रकार के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है, ये वैज्ञानिक किस पौधा पर मतलब वैज्ञानिक है, ठीक है। तो ये हो जाएगा माका के, ये माका के पौधा पर संशोधन कर ले रहा हूँ, ये वैज्ञानिक है। निम्नलिखित में से किसके द्वारा मकई के पौधे में संलग्न को सफलतापूर्वक दर्शाया जाता है, किसने दर्शाया गया था, तो ये हो जाएगा दोस्तों हचिंसन ने दर्शाया था, किसने, हचिंसन ने। मेडल द्वारा प्रतिपादित अनुवंशिकी के 3 महत्वपूर्ण नियम, देखिए
मेंडल तर अनुवंशिकी के 3 गो नियम दिले रहन हो, कौन कौन दिले रहन देखिए। पृथक्करण का नियम दिए थे, स्वतंत्र अपवाह का नियम थे, अप्रभाविता अप्रभाविता का नियम। ये 3 गो नियम दिए थे मेंडल ने अनुवंशिकता के संबंध में। पृथक्करण का नियम, स्वतंत्र अपवाह का नियम, स्वप्रभाविता का नियम। मेंडल का कौन सा नियम द्वि संकरण को प्रधारित है। देखिए द्वि को संकरण तो स्वतंत्र अपवाह का नियम था ना जी, केवल एक ही था स्वतंत्र अपवाह का नियम, बाकी ना मतलब एकल संकरण पर था। इकाई लक्षणों का, सब प्रभाविता का, पृथक्करण का, ये सब था सिंगल सुपर। नेक्स्ट है दोस्तों कि मेंडल ने मोटर के पौधे इसलिए चयन किया क्योंकि वे सस्ते थे, वे आसानी से उपलब्ध थे, इसकी विपरीत लक्षण उपस्थित थे। विपरीत लक्षण यही हो जाएगा, विपरीत लक्षण उपस्थित थे। मेंडल का नियम का अपवाद है, देखो मेंडल का नियम का अपवाद कौन सा है, तो सब इसका हो जाएगा तो दोस्तों संलग्नता का नियम। हाँ यही एगो अपवाद है, संलग्नता का नियम। मैंने इस संलग्नता का नियम का मतलब ये है ना कि देखिए अप्रभावी गुण प्रभावी से भी संबंध बना सकता है, अप्रभावी गुण प्रभावी से भी बना सकता है, ठीक ना। 75 है कि F2PD में फिनोटाइप एवं जीनोटाइप दोनों का अनुपात इतना हो तो इस प्रकार की स्थिति को क्या कहते हैं। देखिए तो इस प्रकार दोस्तों 75 का आपका हो जाएगा अपूर्ण प्रभाविता, माने कोई प्रभावी नहीं दिखाएगा, अपूर्ण प्रभाविता कहते हैं। दूसरा कलर हो जाएगा, बताया ना, दूसरा गुण हो जाएगा। क्रॉसिंग ओवर की घटना किस कोश का विभाजन होता है। देखिए तो अर्धसूत्री, क्रॉसिंग ओवर अर्धसूत्री भी होता है जी, तो सी हो जाएगा 76 का। देखिए क्रॉसिंग ओवर की क्रिया कब संपन्न होती है। हाँ तो पेक्टिन अवस्था में, किस अवस्था में दोस्तों, पेक्टिन की अवस्था में क्रॉसिंग ओवर की क्रिया होती है। लाल त्वचा वाले मवेशी को जब सफेद त्वचा वाले मवेशी से क्रॉस किया जाता है तो F1PD मवेशियों का रंग चितकाबरा हो जाता है। देखिए कैसा हो जाता है, चितकाबरा, यानी कि स्वप्रभाविता हो जाएगा ना, क्या हो जाएगा स्वप्रभाविता, माने दोनों साथ साथ ना, यानी कि लाल वाला भी साथ में रहेगा, स्व मतलब साथ, तो लाल भी रहेगा सफेद दोनों साथ साथ रहेगा तो स्वप्रभाविता। नेक्स्ट है 79, लाल फूल और सफ़ेद फूल के पौधे को क्रॉस करवाया गया तो F1PD में फूलों का रंग गुलाबी पाया गया। देखिए ये कब हो जाएगा दोस्तों, अपूर्णता। हाँ तो अपूर्ण प्रभाविता हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों, यानी कि देखिए इसमें ना लाल रंग फूल ही प्रभावित हुआ और ना ही सफ़ेद फूल प्रभावित, माने दोनों प्रभावित नहीं हुआ, इसलिए दूसरा रंग सामने आ गया, ठीक ना, इसी को अपूर्ण प्रभाविता कहते हैं। और स्वप्रभाविता में जानते करते हैं कि दोनों साथ साथ रहेगा, कहेगा तो हम भी प्रभाव दिखाएंगे तू भी प्रभाव दिखा, यानी कि चितकाबरा हो गया, यानी उसमें लाल भी शामिल था और श्वेत भी शामिल था। चलिए नेक्स्ट है जीन को निम्नलिखित में से किस प्रकार व्यक्त किया जाता है। देखिए अनुवंशिकता की इकाई, जीन इकाई है ना, DNA का भाग है ना, उत्परिवर्तन की इकाई है ना, सभी हो जाएगा दोस्तों 81। DNA का डबल हेलिक्स किसने दिया था, वाटसन और क्रिक, किसने दिया था, वाटसन और क्रिक ने। 82 है निम्न कथनों पर विचार कीजिए, मानव के 4 प्रकार के रुधिर वर्ग को निर्धारण करने के लिए 3 एलील चाहिए, सही बात है, 3 को चाहिए ना, IA IB I0 3 को है ना। अब बहुविकल्पता को दर्शाता है यह। 2 नंबर देखिए, किसी भी मनुष्य में 3 एलील में से 2 ही उपस्थित रहते हैं जिनसे उसकी रुधिर वर्ग निरा, सही बात है, 2 को मिलाकर 1 ब्लड ग्रुप बनता है ना, सही है, सी हो जाएगा। 83 वंशानुगत विशेषताएं माता पिता के से उनके बच्चों में किस माध्यम से पहुंचता है। देखिए जीन के माध्यम से, इसमें कोई शक है। 84 मनुष्य में द्विगुणित गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है, 23 दूनी 46 है। तो देखिए तो द्विगुणित की बात हो रहा है ना, डाइप्लॉइड की बात हो रहा है, तो इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों 83 का क्या होगा दोस्तों, हाँ 23 होगा, क्योंकि द्विगुणित होता है ना यह, हाँ यहाँ की द्विगुणित की बात हो रहा है, इसीलिए डायरेक्ट क्रोमोसोम पूछेगा ना तो कि 23 जोड़े बोल देंगे या फिर 46 को बोलेंगे, या जब भी
आपका स्पर्म ओवा लग जाए या फिर मतलब गुणित लग जाए तो फिर 23 होगा। 85 देख लीजिए। जनन कोशिकाएं, जनन कोशिका कौन है जी? स्पर्म और ओवा में अगुणित। देखिए बताए थे ना कि स्पर्म और ओवा में अगुणित होता है। कैसा होता है? यानी कि सिंगल हेलिक्स होता है। गुणसूत्र की संख्या कितना होता है? देखिए स्पर्म ओवा में तो इसमें भी 23 होगा ना। 85 का होगा दोस्तों। 85 का बोले थे ना कि जब भी जनन कोशिका बोले या फिर जुग्मक बोले या फिर स्पर्म ओवा बोले तो ऐसे पीरियड में हम 23 मारेंगे। ठीक है, और टोटल पूछेगा तब 46। देखिए निम्न कदम विचार कीजिए। मनुष्य में लिंग निर्धारण की प्रक्रिया निषेचन के समय, हाँ लिंग निर्धारण की प्रक्रिया निषेचन के समय ही तय हो जाता है। याद रखिए। नर युग्मक यानी कि स्पर्म की अनुवंशिकी संरचना की ही होने वाले बच्चे का लिंग निर्धारण। सही बात है, क्योंकि एक्स और वाई दोनों प्रकार के किसके पास है? नर के पास है, तो निर्धारण कौन करेगा? नर करेगा। मनुष्य में लिंग निर्धारण की प्रक्रिया एक्स तथा वाई गुणसूत्र के द्वारा निश्चित होता है। निश्चित, सही बात है। इस तरह का है तो बच्चा वाई, सॉरी इस तरह रहेगा तो बच्ची, वाई रहेगा तो बच्चा यानी कि लड़का। तो इस प्रकार आपका सभी सही है ना, डी हो जाएगा। देखिए मनुष्य में पुरुष का गुणसूत्र सम्मिश्रण होता है तो एक्स वाई का, महिला में एक्स एक्स का। अनुवंशिक यूनिट अर्थात जीन कहाँ पाए जाते हैं? देखिए क्रोमोसोम में। कहाँ पाए जाते हैं? क्रोमोसोम। 90। किस कारण एक माता पिता किसी भी संतानों एक समान नहीं होते हैं? एक समान काहे ना हो? तो इसमें अनुवंशिकी के चलते ना हो, वातावरणीय के चलते कायिक परिवर्तन होगा। दोनों दे रहा है, सी हो जाएगा। 90 का होगा दोस्तों, सी हो जाएगा। ठीक है, यानी कि देखिए हाँ सही बात है। मान के चले ऑस्ट्रेलिया का है एक तो चले जाइए, हाँ इंडिया का है, एक तो साउथ में चले जाइए। वातावरणीय प्रभावित हो रहा है ना, है वातावरण के चलते भी होता है। सही बात है, सी हो जाएगा। निम्न बाद में कीजिएगा, अभी मत कीजिए। निम्न में से कौन संस्करण नस्ल को सूचित? देखिए संकरण नस्ल को सूचित कर रहा है। समझ रहे हैं? संकरण माने बड़ा, संकरण माने बड़ा। तो इसमें से संकरण नस्ल कौन है जी? इसमें से देखिए संकरण नस्ल टी, इसमें समझ, देखिए ये शुद्ध है, ये शुद्ध है। ठीक है, ये बड़ा टी जो है ना शुद्ध है, ये भी छोटा टी है तो ये भी अपने आप में शुद्ध छोटा है, मतलब शुद्ध छोटा है, ये शुद्ध बड़ा है। और जब संकरण कराया गया है ना तो ये बना है। ठीक है, बड़ा वाला छोटा वाला दोनों का गया। निम्न में से कौन से कथन असत्य हैं, सॉरी सत्य हैं, यानी कि हम लोग को सही चुना। देखिए आइए रुधिर जीन आइए आई भी आपस में सहप्रभावी होते हैं। सहप्रभावी, सही बात है। ये भी कहेगा हम भी दिखाएंगे तू भी देखा, तो इस प्रकार ब्लड ग्रुप ए बन जाएगा। क्या बन जाएगा दोस्तों? ए बी बन जाएगा। ठीक है, और रुधिर वर्ग ए बी दोनों ही जीन आई नोट पर प्रभावी, सही बात है। आई नोट पर क्या हो जाएगा? प्रभावी हो जाएगा, प्रभावी हो जाएगा ना, क्योंकि इसके बाद कुछ नहीं, इसके बाद ए है बी है। रुधिर वर्ग जीन आई नोट जीन ए बी इतना सापेक्ष अप्रभावी, सही बात है। आई नोट अप्रभावी होता है ना, 3 को ब्लड मतलब ये है ना एलील, ये एलील है, बताए हैं एलील, ये तीनों एलील हैं। और इसमें से 2 को प्रभावी हैं, जैसे आई ए आई बी, और आई नोट अप्रभावी हैं। इस प्रकार डी हो जाएगा। नेक्स्ट 93। एक सामान्य मानव शुक्राणु में ऑटोटोप्स की संख्या कितना है? देखिए 2 प्रकार के होते हैं, एगो ऑटोटोप्स और एगो जनानी के। तीनों तो ऑटोटोप देखिए 23वां जोड़ा, तो 23 देखिए 22 जोड़े होते हैं। कितना होता है? 22 जोड़े ऑटोटोप्स। और 23वां जोड़ा जो होता है ना एक्स वाई, लिंक क्रोमोसोम कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं? लिंक क्रोमोसोम। ये लिंक क्रोमोसोम हुआ। और इसके पीछे जितने भी 22 जोड़े हैं ना, क्योंकि देखिए 46 टोटल होता है, उसमें से तो 2 को निकाल दीजिएगा, कितना बचेगा? 44। तो 44 को जो है यानी कि 22 जोड़े, तो 22 जोड़े है ऑटोसोम। इसके बाद ना लास्ट वाला जो है एक्स वाई, ये क्या है? लिंक क्रोमोसोम। याद रहेगा ना, इजी है लेकिन कड़वा है। एक समान मानव अंडाणु में ऑटोसोम की संख्या कितनी होती है? तो 22 जोड़ी।
दिक्कत है? यस, ठीक है। नवजात शिशु में लिंग का निर्धारण किसके वंशगत वे गुणसूत्र द्वारा किया जाता है? देखिए, पिता के। पिता ये ना तो बता के बताए। मनुष्य में लिंग निर्धारण किस सिद्धांत पर आधारित है? देखिए, लिंग का निर्धारण, ठीक है। तो ये एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत यही होगा ना, एक जीन एक एंजाइम। बीटल और टेटम किसने दिया था यह सिद्धांत? बीटल और टेटम ने दिया था। हाँ, ये ना होगा 96 का एक होगा ना, 96 नहीं, बी होगा। हेट्रोगैमेसिस। अच्छा, सॉरी, इसका हो जाएगा आपका हेट्रोगैमेसिस का सिद्धांत। अच्छा, मनुष्य में लिंग निर्धारण के सिद्धांत पर आधारित है तो हेट्रोगैमिस का सिद्धांत, ठीक है, बी हो जाएगा हेट्रोगैमिस। 97 पक्षियों में लिंग निर्धारण से संबंध कथनों का देखिए दोस्तों, मनुष्य से उल्टा होता है, पक्षियों में मनुष्य से उल्टा होता है। देखिए आप, पक्षियों में लिंग निर्धारण हेतु जिम्मेदार क्रोमोसोम जेड और डब्ल्यू होता है, सही बात है। नर, देखिए, नर पक्षियों में ऑटोसोम तथा एक जोड़े इतना क्रोमोसोम होता है। पकनी में ना देखिए, नारिये से पता चला कि लड़का मादा पक्षियों में ऑटोसोम के अतिरिक्त लिंग निर्धारण के लिए दो अलग अलग होते हैं। तो देखिए, मादा में होता है अलग अलग JW, जैसा हम लोग का XY होता है ना होता है ना XY, तो उसमें क्या होता है दोस्तों, उसमें होता है ZW। क्या होता है? ZW। तो देखिए, X बोले तो Z, अब Y बोले तो W। तो जो देखिए, जो नर होता है ना, नर में कौन पाएगा? Z पाएगा। नर में क्या पाएगा? Z, यानी कि दो गो होगा तो ZZ, यानी जैसे हम लोग फीमेल वाला पार्ट में एक्सेस था ना, उसी तरह इसमें नर वाला पार्ट में एक्सेस होगा, एक्सेस बोले तो ZZ, ठीक है। और इसके बाद जो मादा वाला होता है उसमें ZW, यानी कि XY, ठीक है। तो ये तीनों सही है दोस्तों। बच्चे के संबंध में याद रखें। देखिए, मनुष्य में कौन से क्रोमोसोम के मिलने से बालक पैदा हो? देखिए, तो देखो, पुरुषों का Y, पुरुषों का Y, स्त्री का X, ये हो जाएगा। पुरुष का Y, स्त्री का हाँ, उसके बाद हाँ, तो डी भी मान लीजिए, दोनों हो जाएगा, दोनों हो जाएगा। पुरुष का Y, स्त्री का X। सी में काम हो गया था, इसलिए डी नहीं ध्यान दिए। चलिए, मनुष्य में कौन से क्रोमोसोम मिलने से बालिका, तो पुरुष का X, स्त्री का X, दोनों X। तो कहाँ है? ए में होगा। देखिए, नेक्स्ट है 100 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन एक अनुवांशिक विकार मेंडल विकार के श्रेणी में नहीं आता है? देखिए, मेंडल वाला में कौन नहीं आता है? डाउन। देखिए, डाउन सिंड्रोम ये जनानिक है, किसका है? क्रोमोसोम ये है ना, ये क्रोमोसोमीय विकार है। डाउन सिंड्रोम क्या ऐसा है? क्रोमोसोमीय विकार है। हीमोफीलिया हो गया, ठीक है, जीन प्रभावित है, ये भी जीन प्रभावित है, समझे। तो इसमें पूछ रहा है कि कौन सा मेंडेलीय विकार से श्रेणी में नहीं थे। तो मेंडल वाला में हीमोफीलिया आया था, वर्धनता भी आया था, ठीक है, स्कंदन भी आया था, और इसके बाद एनीमिया भी आया था, ठीक है, ये सब आया था। लेकिन डाउन सिंड्रोम जो था ये क्रोमोसोम से उत्पन्न विकार था, यानी कि डाउन में ये सब में क्या होता है कि क्रोमोसोम में अंतर हो जाता है, ठीक है। डाउन ये क्रोमोसोम की संख्या एक तो बढ़ गया था, इसमें 46 की वजह 47 हो गया था। चलिए, 101 निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुवंशिक विकार गुणसूत्रीय विकार के उदाहरण? देखिए, गुणसूत्रीय का विकार का उदाहरण नहीं है। तो देखिए, डाउन सिंड्रोम था, टर्नर सिंड्रोम था, अक्लाइन इन्फेक्शन सिंड्रोम था, लेकिन फिनाइल कीटोन न्यूरिका ये नहीं था। तो 101 का क्या हो जाएगा दोस्तों? 101 का बोलिए क्या होगा? डी होगा। क्या होगा? डी होगा। ये जनानिक था, ये जीन से रिलेटेड प्रॉब्लम था, ठीक ना, तो आपका डी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन लिंग संलग्न रोग है? देखिए, लिंग संलग्न, तो देखिए
ये में हीमोफीलिया था ना, लिंग संलग्न था ना, ये जीन कहाँ था, एक्स पर था। जीन कहाँ पर था, एक्स पर था। ये वर्धनता भी लिंगे से रिलेटेड था। इसमें भी जीन कहाँ था, माने जैसे हीमोफीलिया फैलाने वाला वर्धनता वाला जीन कहाँ था, एक्स पर था। यानी कि इसमें ना एक्स पर था, ये इसके मतलब ये हुआ तो इसमें से वाहक स्त्रियाँ होती हैं, ग्रसित नहीं होती हैं। यानी कि ये रोग से ग्रसित स्त्रियाँ नहीं होती हैं, पुरुष लोग ग्रसित होते हैं। लेकिन इस रोग का वाहक जो है कौन है, स्त्रियाँ होती हैं, जो कि जीन जो है ना फैलाती है, क्योंकि फैलाने का काम करती है। सी हो जाएगा आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा अलिंग संलग्न रोग है? अलिंग माने लिंग से नहीं है तो अलिंग, ठीक है। तो इसका हो जाएगा दोस्तों सिकल सेल एनीमिया। आप ही देखिए 4 गो रोग था, यानी मेंडल से मेंडेलिक प्रभाव से रिलेटेड यानी कि जीन से रिलेटेड 4 गो था, जीन वाला 4 गो था, जिसमें से 2 गो लिंग से रिलेटेड था, 2 गो लिंग से और 2 गो अलिंगी। तो वहीं 2 गो ऊपर वाला जो हीमोफीलिया था, तीनों एक और था, हाँ हाँ हाँ, अब दोनों था, ये लिंग क्रोमोसोम से संबंधित था, तीनों क्रोमोसोम नहीं बोली, लिंग से रिलेटेड था। जीन से जिम्मेदार तो सभी है, तो सी हो जाएगा इसका। चल निम्नलिखित में कौन सत्य है, सत्य को चुनना है, ठीक है। तो इसमें देखिए हीमोफीलिया अब वर्धनता से संबंधित जीन एक्स क्रोमोसोम पर पाए, देखिए बताए थे ना, ये जीन से रिलेटेड रोग हैं चारों जो बताए हैं। लेकिन जीन कहाँ रहता है, तो जो जीन तो एक्स पर आता है, कहाँ रहता है, एक्स पर। एक्स गुणसूत्र पर स्थित लक्षणों का हस्तांतरण माता से संतान में होता है, सही बात है, माता से ही संतान में होता है, पुरुषों से नहीं होता है। वाहक माताएं होती हैं और ग्रसित मेल होता है, ग्रसित मेल होता है। चलिए एक्स गुणसूत्र पर स्थित लक्षणों का हस्तांतरण पिता से संतान में होता है, नहीं होता है, सही बात है, नहीं होता है, ये भी सही हो गया। क्यों पिता के द्वारा संतान में नहीं होता है, माताएं के द्वारा ही होता है। इस प्रकार आपका डी आंसर हो जाएगा, सभी सही। देखिए लाल हरी वर्धनता होने का कारण, ठीक है, तो इसमें होता है एक्स गुणसूत्र की वंशागत, ये हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए नेक्स्ट ये बोल रहा है 106 हिमोलिया होने का कारण, हिमोलिया होता है, हिमोफीलिया होता है, ठीक है। तो इसका भी हो जाएगा दोस्तों, क्या होगा, एक्स गुणसूत्र। हिमोफीलिया हुआ था ना, हिमोफीलिया हुआ था, ठीक है, वर्धनता भी हुआ था, दोनों में एक्स गुणसूत्र पहले ही बता चुके हैं कि एक्स पर पाए जाते हैं। वो जीन कहाँ पाए जाते हैं, एक्स गुणसूत्र पर पाए जाते हैं, और माताएं इसका वाहक होती है। देख लीजिए यहाँ पर है दोस्तों, अगर सामान्य पुरुष की शादी, यहाँ से देखिएगा, सामान्य पुरुष की शादी हिमोफीलिया रोग से ग्रसित वाहक स्त्री से होता है, यानी कि पुरुष का है स्वस्थ है, पुरुष कैसा है, स्वस्थ है, और महिलाएं जो है ग्रसित हैं, रोग से ग्रसित हैं। तो ये भी बताए थे कि जो जीन है ना रोग वाला, वो 100 पाया जाएगा, किस पाया जाएगा, 100 पाया जाएगा, ठीक। तो अब देखिए, तो अब ऑप्शन देखिए कि 50% मादा संतान समान रहेगी, सही बात है, क्योंकि जो इसमें से एक्स लेगा, ठीक ना, अरे दोनों में ये एक्स होगा, जो इसमें से एक्स लेकर और इसमें से एक्स लेकर सुगरने की मतलब वो तो प्रभावित रहबे करेगी, अब 50% वाहक हो जाएगी। देखिए 50% वाहक होगी और 50% समान रहेगी। आगे देखिए 50% नर संतान इससे ग्रसित हो जाएंगे क्योंकि जो मतलब नर बनेगा, तो नर बनेगा तो मान के चलिए पुरुष वाला से तो वाई लेगा ना, और महिला में से तो एक्स ही लेगा। अगर यदि ग्रसित जो जिस पर एक्स है, महिला जो वाहक है, यदि वो वाला एक्स आ गया और इसके अकॉर्डिंग जो मतलब पुरुष बनेगा तो 50% ग्रसित ही करेगा। अब 50% यदि वो वाला ग्रसित वाला मतलब एक्स नहीं आकर वो स्वस्थ वाला आ गया तो 50% स्वस्थ रहेगा, ठीक है। तो दोनों सही है, सब सही हो जाएगा, इसका डी आंसर होगा।
यही जो मतलब हिमोफिलिया है बढ़ानता वाला में भी सेम प्रोसेस होगा। देखिए अगर किसी समान स्त्री का भी हो, यहाँ पर स्त्री कैसी है समान, समान है। यानी एक्स क्या है समान है, समान है। और पुरुष का बात चलेगा। यदि पुरुष ग्रसित हैं तो मतलब बोले थे कि जीन किस पर रहेगा एक्स पर, तो पुरुष के एक्स पर ये वाहक आ गया जीन ग्रसित वाला, ठीक है। अब देखिए अब यहाँ पर उत्पन्न सभी नर संतानें, नर संतानें के संबंध में बात कर रहा है। नर संतान कैसा, तो नर संतान तो इसमें से स्वस्थ रहेगा ना जी, नर संतान पर कोई प्रभाव पड़ेगा क्योंकि जीन कहाँ है एक्स पर, और वो पुरुष वाला में। अब महिलाओं में से एक तो एक्स लेगा ना, अब पुरुष वाला पुरुष के लिए वाई तो लेवे करेगा, इसमें से एक्स, इसमें से एक्स कोई भी संक्रमित है लेना है। महिला में एक्स कोई संक्रमित नहीं है ना, महिलाएं तो स्वस्थ है ना, स्वस्थ ही हाँ, तो एक्स वाई लेगा और स्वस्थ होगा, समान होगा। एक साथ का क्या होगा दोस्तों, समान होगा, ध्यान दीजिएगा। अगर समझिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। एक वर्णाद्ध स्त्री के साथ ही माने स्त्री कैसे हैं वर्णाद्ध है, यानी कि इसमें से जो है ना एक्स एक्स, ध्यान दीजिएगा, एक्स महिलाएं हैं, एक्स एक्स तो महिलाएं पर ग्रसित हैं, ठीक है। एक समान दृष्टि वाला, यानी कि व्यक्ति कैसा है नॉर्मल है, व्यक्ति कैसा है नॉर्मल है, तो एक्स वाई रहेगा, इस पर कोई नहीं है, ठीक। तो संतानें में क्या हो सकती है, तो संतान होगा तो कैसा होगा, तो देखिए सभी पुत्रीय वर्धान होगी, ये तो बात फिक्स है कि वर्धान तो होगी नहीं, क्योंकि सभी पुत्रियाँ इसका वाहक नहीं होती हैं। अब आगे देख लेते हैं, सभी पुत्र वर्धान, सभी पुत्र तो होंगे नहीं, सभी पुत्र नहीं होंगे, 50% केवल होंगे। अभी बताए थे पीछे ना कितना होंगे, 50% केवल होंगे। आधे पुत्र वर्धान, हाँ आधे पुत्र वर्धान होंगे, आधे पुत्र वर्धान होंगे। इस प्रकार आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, सी हो जाएगा। देखिए एक वर्णांध पुरुष, हाँ देखिए अब वर्णांधा से प्रभावित कौन है, पुरुष हैं, तो पुरुष वाला एक्स वाई होता है ना, एक्स वाई होता है, ठीक है। एक्स पर जीन रहता है, और दूसरा वर्धान पुरुष के समान स्त्री से, हाँ समान स्त्री कैसा है, समान स्त्री है, तो एक्स एक्स है, तो संतानों में क्या होगा, देखिए संतान में देखिए समझिए, ये तो बात फिक्स है कि पुरुष समान रहेगा, तो सभी पुत्रीय वर्धान होगी, सभी पुत्र वर्धान होगा, आधे पुत्र वर्धान होगी, कोई भी पुत्र वर्धान नहीं होगा, हाँ पुत्र में वर्धान नहीं होगा, हाँ 110 देखिए 110 डी सही है ना, क्योंकि देखिए हमको वाई स्वस्थ है, यहाँ पर वाई जो मिल रहा है स्वस्थ है ना जी, एक्स देखिए इसमें से एक्स भी दोनों स्वस्थ हैं, आप पुरुष बनने के लिए क्या चाहिए एक्स वाई, तो एक्स इधर से लीजिएगा, इधर से एक सॉरी इधर से वाई ले लीजिएगा, इधर से कोई भी एक्स लीजिएगा, तो दोनों तो फ्रेश हैं, तो लड़का कैसा होगा फ्रेश, हाँ लेकिन लड़की फ्रेश नहीं होगी। अरे फ्रेश बोले तो वो देखिए एक वर्धांत पुरुष एवं समान महिला की संतानों में पुरुष के वर्धांत होने की क्या संभावना है, देखिए समझिए यहाँ पर एक वर्धान पुरुष, पुरुष कैसा है इसके एक पर जीना जाएगा ना, असमान महिला, महिला कैसी है तो यहाँ पर एक से होगा ना, हाँ पुत्रों में वर्धान होने की क्या संभावना है, तो पुत्र में पुत्र की बात हो रही है, पुत्रों की किसके बात हो रहा है, हाँ तो पुत्र बताइए, पुत्र तो फरे से होगा क्योंकि एक्स पर कोई नहीं है ना, एक्स पर है जीन नहीं है ना, तो एक्स में चाहे इधर से कोई भी लीजिए एक्स फरे से मिलेगा, इधर से इधर से पुरुष तो फ्रेश है है, तो एक्स वाई दोनों मिलेगा तो लड़का हो जाएगा ना, तो इधर से डी पर चाहिए, ठीक है, हाँ डी हो जाएगा, हाँ 0% प्रभावित नहीं होगा तो 0 नहीं होगा। हीमोफीलिया एक ऐसा अनुवंशिक विकार है, हीमोफीलिया की बात हो रही है, तो मनुष्य में रुधिर जमने की क्षमता नहीं होता है, सही बात है, नहीं के बराबर होता है, रुधिर जमता नहीं इसमें, 112 है ना दी, यही हो जाएगा आपका। 113 देख लीजिए, जब मनुष्य में द्विगुणित क्रोमोसोम में एक ही कमी हो जाती हैं तो कौन सा सिंड्रोम उत्पन्न हो, देखिए इसमें कमी का बात हो है किसका, तो टर्नर सिंड्रोम होगा ना जी,
अच्छा ये बताइए टर्नर सिंड्रोम में पहले तो यही टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है, एक क्रोमोसोम में एगो कमी हो जाता है, जैसे 46 है ना तो 45 हो जाएगा, समझ लीजिए। देखिए लिंग गुणसूत्र में परिवर्तन होने पर उत्पन्न होने वाला सिंड्रोम, देखिए लिंग गुणसूत्र में परिवर्तन होने पर, ठीक है, गुणसूत्र में परिवर्तन होने पर उत्पन्न होने वाला सिंड्रोम को क्या कहते हैं, ठीक है। तो इसमें से ए भी कहते हैं, सी भी कहते हैं। इसमें से लिंग गुणसूत्र, देखिए समझिए भाई, यहाँ पर लिंग गुणसूत्र की बात हुई, देखिए ऑटोसोम और लिंग गुणसूत्र दो गो होता है ना, 22 जोड़े होता है ऑटोसोम, और 23वां जो होता है लिंग गुणसूत्र होता है। तो यहाँ पर बात है, देखिए टर्नर सिंड्रोम है, एक तो डाउन सिंड्रोम है, ठीक है, एक तो होता है सुनिए क्लाई इन्फेंट्री सिंड्रोम है। तो ये दोनों जो है ना लिंग गुणसूत्र यानी कि 23वां क्रोमोसोम के अंतर के चलते होता है, कौन कौन, टर्नरल या फिर क्लाउन इन्फेंट्रल। लेकिन डाउन सिंड्रोम जो है 21वां गुणसूत्र के चलते होता है। आप ये अभी बताइए कि 21वां गुणसूत्र जो है लिंग गुणसूत्र है, ऑटोसोम है, क्या है ऑटोसोम। तो ये तो ऑटोसोम से हुआ, अब बात हो रही है लिंग गुणसूत्र की, तो इस प्रकार आपका डी आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देखिए 15 का बात रहे यहाँ पर। तो देखिए टर्नर सिंड्रोम वाले क्रोमोसोम का विवरण, तो यहाँ पर बात हो रही है टर्नरल की, ठीक है ना, किसका, टर्नर का। तो देखिए 115 का क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा, क्योंकि देखिए 44 से प्लस 100। टर्नर सिंड्रोम, देखिए टर्नर सिंड्रोम में हम बताए थे कि आपका 23वां में परिवर्तन हो, किस में होता है, 23वां में। तो देखिए ये 44 को तो फ्रेश रहेगा ना, है 44 को फ्रेश रहेगा, सही बात है, सब में फ्रेश है। लेकिन ये 23वां में क्या होता है कि देखिए एक्स की जगह एक्स का फिर मतलब कमी हो जाता है, एक्स से होना चाहिए ना, यहाँ पर एक्स से होना चाहिए, लेकिन एक की कमी हो जाती है। टर्नर में क्या होता है, एक की कमी, एक क्रोमोसोम की कमी होता है, यानी कि यहाँ पर देखिए एक गायब है ना, एक क्रोमोसोम गायब है, 0 है, तो यही हो जाएगा, ठीक है ना। यानी कि हमको याद रखना है कि टर्नर सिंड्रोम जो है लिंग गुणसूत्र की कमी के चलते होता है, इसमें क्रोमोसोम की संख्या घट जाती है। यहाँ पर देख ही रहे हैं आप कि ये घट गया, ये हो जाएगा। देखिए यहाँ पर क्लाइन इन्फेंट्रल सिंड्रोम, ये भी बताया था कि क्लाइन इन्फेंट्रल सिंड्रोम जो है 23वें क्रोमोसोम के चलते होता है। इसमें क्या होता है कि एक बढ़ जाता है, ये पुरुषों में होता है, वो जो थी महिलाओं में होता था, उसका गर्भाशय डेवलप नहीं हो पाता है, ठीक है, जो बताए थे पीछे। हाँ टर्नर सिंड्रोम जो था, ये जो है क्लाइन इन्फेंट्रल सिंड्रोम जो है ना, तो इसमें ये पुरुष प्रभावित होता है। इससे क्या होता है कि क्रोमोसोम की संख्या एक तो क्या होती है, बढ़ जाती है, क्या होता है, देखिए एक्स वाई तो है, एक्स वाई है यहाँ पर, सी नंबर देखिए 116 का सी, इसमें एक्स वाई तो है, इससे कम हो जाता, लेकिन एक दो एक्स्ट्रा एक्स बढ़ गया है, 46 के बदले 47 हो गया है। इससे प्रभावित ये होता है कि जो पुरुष लोग होता है ना, उसमें स्तन आ जाता है, स्तन बन जाता है, ठीक है, हाँ यही हो जाएगा, सही बात है, आप सही समझे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 17, निम्नलिखित में से कौन से गुणसूत्रीय विकार ट्राइसोम के उदाहरण, देखिए ट्राइसोम के उदाहरण समझिए, ट्राइसोम का बात हो रहा है यहाँ पर। 17 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, तो देखिए ट्राइसोम की बात हो रहा है, तब देखिए ऑप्शन चलते हैं, पहले ऑप्शन चलिए यहाँ पर देख लीजिए, तो इसका डी होगा, देखिए डाउन सिंड्रोम, क्लाई इन्फेंट्री सिंड्रोम, ठीक है ना, डाउन सिंड्रोम और क्लाई इन्फेंट्री सिंड्रोम, ये दोनों हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि देखिए इसमें बात हो रही है, ये मतलब देखिए ये जो दिया है ना 2n लिखा था पीछे 2n+1, यानी कि इसमें बात हो रही है कि माने कौन किस में एगो क्रोमोसोम बढ़ जाता है, किस में बढ़ जाता है। तो हम आपको बताए थे कि जो डाउन सिंड्रोम है, कौन है, डाउन सिंड्रोम है, क्लाई इन्फेंट्री सिंड्रोम है, ये दोनों में एक तो बढ़ता है। लेकिन टर्नर सिंड्रोम में एक की कमी होती है, टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है, एक की कमी होती है दोस्तों। तो 2n+1 पर फ्लो कम करेगा, ए और बी, ठीक है ना। और टर्नर सिंड्रोम क्या होता है, एक को रिटर्न चल जाता है, वो कम हो जाता है। 118, निम्नलिखित में से कौन से गुणसूत्रीय विकार मोनोसोम के उदाहरण है,
यानी कि मोनोसोम के। देखिए अभी बात भी है था ना टर्नर सिंड्रोम, कौन टर्नर सिंड्रोम, ठीक है। एगो घट जाता है, यानी कि वो महिला में पाई जाती है। 119 निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, यानी गलत कुछ हटना है, कौन सही नहीं है। तो देखिए टर्नर सिंड्रोम का लक्षण नारियों में, सही बात है, एक तो कमी हो जाती है, गर्भाशय डेवलप नहीं हो पाता है, बच्चे पैदा नहीं कर सकती हैं, ठीक है। लेकिन डाउन सिंड्रोम, देखिए बात हो रही है डाउन सिंड्रोम की, इसमें क्रोमोसोम की एक संख्या बढ़ जाती है, ठीक है। ग्रसित बच्चे समान जीवन जी सकते हैं, देखिए समान जीवन जी सकते हैं। इसमें से दो प्रकार, डाउन सिंड्रोम में दो प्रकार का होता है, तीनों मोनोमर और एक और होता है। देखिए मोनोमर जो है तो समान जीवन तो जी सकते हैं, लेकिन एक और हैं वो नहीं जी सकते हैं। तो क्लाइंपेट्रल का लक्षण पुरुषों पर है, देखिए सही बात है, ये पुरुषों पर जाना। इस प्रकार आपका 19 से क्या हो जाएगा दोस्तों, 19 का देखिए, अच्छा 9 ही ना, देखिए सही बात है, बी हो जाएगा। क्योंकि देखिए बताए थे ना कि समान जीवन जी सकते हैं, तो इसमें से दो प्रकार का होता है डाउन सिंड्रोम, ठीक है। उसमें से एक जो है ना समान जी सकता था, एक नहीं जी सकता था, ठीक। तो इस प्रकार यही गलती हो जाएगा, आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। बाकी है क्लाइंपेट्रल में पुरुषों का लक्षण है, सही है। अटर्नल महिलाओं का लक्षण है, ठीक है। आगे देखिए 120 मानव कोशिका में मिलने वाले 46 क्रोमोसोम संपूर्ण डीएनए अनुक्रम को पता लगाने की मानव परियोजना मानव जीनोम परियोजना कब चला था, बताइए दोस्तों। 1990 में कब चला था, 90 में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव जीनोम परियोजना शुरू करने के पीछे किस लक्ष्य को ध्यान में रखना चाहिए, किसको रखना चाहिए दोस्तों। तो देखिए तब मानव कोशिका में पाए जाने वाले डीएनए में अवस्थित सभी जीनों के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहिए। सभी मानव डीएनए के निर्माण में लगे नाइट्रोजनी क्षार युग्मक अनुक्रम का निर्धारण करना चाहिए, ये दोनों हो जाएगा। 122 वर्धमान व्यक्ति को लाल रंग दिखता है, देखिए यदि लाल हरा दिखाई देगा, जिसको कलर ब्लाइंडनेस लाल हरा दिखाई देगा, हरा लाल दिखाई देगा। देखिए डीएनए फिंगरप्रिंट इसका प्रारंभिक विकास किसके द्वारा, देखिए डीएनए प्रिंटिंग प्रेस का 123 का हो जाएगा दोस्तों आपका जेफ्रीज के द्वारा, हम लोग का हैदराबाद में है। देखिए गुणसूत्र में होते हैं, देखिए गुणसूत्र में क्या होता है दोस्तों, तो देखिए डीएनए प्रोटीन होता है, क्या होता है दोस्तों, डीएनए के अंदर क्या होता है, तो डीएनए और प्रोटीन क्रोमोसोम के अंतर्गत। 125 देखना है ना, चलिए बोल रहा है कि फिंगरप्रिंट डीएनए फिंगरप्रिंट का उपयोग किया जाता है, देखिए अपराधियों को पहचानने के लिए, संदिग्ध माता पिता के बच्चे के लिए, फिर माने मृत व्यक्ति को नज़दीकी संबंध जानने के लिए, सभी 26 नंबर। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में डीएनए संरचना की समानताएं एवं विभिन्नताएं जिनके द्वारा सिद्ध किया जाता है। हाँ साउंडरम ब्लोटिंग टेक्निक जीन के भीतर अनुक्रम आधार पर परिवर्तन कहलाता है, देखिए उत्परिवर्तन ना क्या हो जाएगा, 27 का सी हो जाएगा। 28 जीन की बारंबारता में निरुद्देश से होने वाला परिवर्तन क्या कहलाता है, जीन के परिवर्तन होता है ना, तो उसको क्या कहते हैं, अनुवंशिक विचलन ना। 28 से क्या हो जाएगा दोस्तों, सी हो जाएगा। चलिए हाँ अब यहाँ पर 129 देख लीजिए। 129 है दोस्तों कि मनुष्य में AA100 गुणसूत्र रहने पर क्या होता है, AA100 रहने पर क्या होता है, असामान्य मादा, क्या हो जाएगा, असामान्य मादा, क्योंकि एगो एक्स की कमी है ना। देखिए जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवों के जीनोम संबंधी आंकड़ों का संग्रह, विश्लेषण एवं उसके उपयोग की जानकारी प्राप्त होती है, उसे क्या कहते हैं दोस्तों, जेनेटिक्स, क्या कहते हैं दोस्तों, ठीक है जेनेटिक्स कहते हैं। लक्षणों को नियंत्रित करने वाली इकाई कौन है, यानी कि लक्षण को नियंत्रित करने वाले इकाई को क्या कहते हैं दोस्तों, तो इसका हो जाएगा जीन,
सबका कारण जीन है। मेंडल के डाइहाइब्रिड, देखिए बात हो रही है डाइहाइब्रिड की। F2 पीढ़ी में उत्पन्न मटर के पौधे का लक्षण प्ररूपी, देखिए यहाँ पर बात हो रही है लक्षण प्ररूपी। तो लक्षण प्ररूपी बताए थे ना, 9/3/3/1 क्या हो जाएगा, 132 का सी हो जाएगा। ठीक है। जीन की रासायनिक संरचना क्या है? तो जीन किसके बना होता है? जीन में देखिए DNA, RNA, प्रोटीन सभी हो जाएगा ना। से क्या हो जाएगा? सॉरी जीन DNA का बना होता है ना। जीन किसका बना होता है? DNA का बना होता है। 134 देख लीजिए, 134 का हो जाएगा दोस्तों 6 एटोसोम और XY। बोल रहा है कि नर ड्रोसोफिला मेलानोसेस्टर में क्रोमोसोम की संख्या कितना होता है? ड्रोसोफिला की बात हो रही है। तो ड्रोसोफिला में 6 गो ऑटोसोम होता है। कितना? एगो लिंक क्रोमोसोम होता है। ड्रोसोफिला में नर वाला में बात हो रहा है। तो 6 गो ऑटोसोम, एगो लिंक क्रोमोसोम होता है, एक जोड़ल। चलिए देखिए, शुद्ध सही बात है, शुद्ध बोना सही बात है, संकरण सही बात है। प्रथम देखिए, प्रथम पीढ़ी के F2 बोलेंगे, F1 बोलेंगे, प्रथम पीढ़ी को क्या बोलेंगे? F1। तो यही गलती है, आंसर डी हो जाएगा। देखिए DNA में कौन कौन से नाइट्रोजन क्षार, देखिए बताए थे एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन। देखिए तो एडेनिन, साइटोसिन, गुआनिन, थाइमिन तो पहला में दिया है ना, पहला में दिया है। देखिए इसमें भी यूरेसिल दे दिया है, ये तो RNA में पाया जाता है। ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। यूरेसिल जिसमें है वो तो RNA में पाया जाता है, तो कट जाएगा। चलो 137 मेंडल के मोनोहाइब्रिड क्रॉस में F2 पीढ़ी के लक्षण प्ररूपी अनुमान। देखिए यहाँ पर बात हो रही है मोनोहाइब्रिड, किसका बात हो रही है? मोनोहाइब्रिड। डाइहाइब्रिड की बात तो हो नहीं रहे हैं, तो प्ररूपी लक्षण की बात हो रही है। किसका बात हो रहे हैं? तो जो बाहर से दिखता है तो ये हो जाएगा ना, 137 का हो जाएगा, ये हो जाएगा। और यही पूछता जीनिक लक्षण जनानिक, तो जनानिक हो जाएगा तो बी हो जाता है, ठीक ना। 1:2:1 होता है। डाउट मत होइए, कल ही क्लास किए आपको। DNA का निर्माण किन किन में से होता है? देखिए DNA का निर्माण करने के लिए अब बताए थे कि आपको सुक्रोज का जरूरत है, यानी कि सुक्रोज का, किसका? सुक्रोज का। आइगो फॉस्फेट का चाहिए, और नाइट्रोजनी क्षार चाहिए। क्या चाहिए? तो देखिए यहाँ पर तो DNA में ना डीऑक्सीराइबोज चाहिए। DNA में क्या चाहिए? डीऑक्सीराइबोज चाहिए। तो आपका 38 का बी हो जाएगा ना। हाँ देखिए, और यदि RNA का निर्माण करना होता तो ऑप्शन ए के साथ जाता। किसके साथ जाता? ए के साथ, क्योंकि उसमें राइबोज शुगर चाहिए। क्या चाहिए? लेकिन DNA के लिए डीऑक्सीराइबोज। अब बाकी नाइट्रोजन क्षार तो जानबे करते हैं कि 4 प्रकार उसको भी चाहिए, 4 प्रकार इसको भी चाहिए। अंतर बस यही है कि थाइमिन की जगह RNA में यूरेसिल आ जाता है। थाइमिन की जगह क्या आता है? यूरेसिल। क्वेश्चन पूछता है डायरेक्ट। 39 नंबर, किसी जीव की जीनी संरचना उस जीव का क्या कहलाता है? देखिए जीनी संरचना जीनोटाइप, जीनी संरचना प्ररूपी लक्षण कहेगा तो फिनोटाइप। चलिए 40, क्रोमोसोम के किस भाग में क्रियाशील जीन पाए जाते हैं? देखिए क्रियाशील मतलब जीन पाए जाते हैं क्रोमोसोम के किस भाग में? तो देखिए ये पूर्वी लंबाई में तो नहीं पाया जाता है, ठीक है। 40 का हो जाएगा दोस्तों आपका यूक्रोमैटिन में पाया जाता है। प्रत्येक जीन में औसतन नाइट्रोजनी क्षार कितना होता है? प्रत्येक जीन में 3000 कितना होता है दोस्तों? 3000 होता है। 42, DNA द्विगुणन रिफ्लेक्शन में किस एंजाइम का मुख्य भूमिका होता है? तो DNA मतलब DNA द्विगुणन रिप्लिकेशन में किसका? 142 का हो जाएगा दोस्तों आपका DNA पॉलीमरेज का। DNA पॉलीमरेज का वह एंजाइम जो DNA अणु को खंडन में काटता है, ठीक है। DNA को खंडन में कौन करता है दोस्तों? तो 143 का हो जाएगा आपका DNA जाइरेज। DNA के एक चक्कर की लंबाई कितनी होती है? देखिए एक चक्कर की लंबाई 34 क्या होता है? 34
हेमिस्ट्राम नो 34 हेमिस्ट्राम डी नंबर। 6 क्रोमोसोम की खोज किसने किया था? तो 45 को हो जाएगा दोस्तों आपका सी, हैकिंग। किसने किया था? हैकिंग। 34 देखिए दोस्तों ये 6 नहीं होगा, x होगा यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर x होगा, यहाँ पर होना चाहिए x क्रोमोसोम की खोज किसने किया था? हैकिंग ने किया था। 46 y क्रोमोसोम की खोज किसने किया था दोस्तों? ठीक है, तो y क्रोमोसोम का खोज किया था आपका मॉर्गन। x का हॉकिंग हैकिंग, y का मॉर्गन। ठीक है, देखिए मेंडल किस पौधे में ईसाइयों के एक मठ की पादरी थे? कहाँ वहाँ? तो ऑस्ट्रियन, वो कहाँ थे? ऑस्ट्रिया। 47 डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का कार्य है। तो देखिए ये तो रिपीट क्वेश्चन लग रहा है, ये रिपीट क्वेश्चन लग रहा है। देखिए ये रिपीट क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें सब भी हो जाएगा, मार लीजिए, पढ़े थे आप पढ़ लीजिए। देखिए लैंगिक जनन में आनुवंशिकी विचरण कैसे होता है? तो 149 का दोस्तों हो जाएगा आपका जीन के सम्मिश्रण से, क्रोमोसोम के बदलने से या जीन के मिश्रण से, सभी हो जाएगा। आनुवंशिकी निम्नलिखित में से किसका अध्ययन है? ठीक है, आनुवंशिकी में किसका अध्ययन किया जाता है दोस्तों? तो आनुवंशिकी और विचरण का, आनुवंशिक है। अच्छा 150 का हो जाएगा दोस्तों बी, आनुवंशिकता और विचरण। कायिक भिन्नता किस प्रकार के होते हैं? देखिए कायिक को तो आनुवंशिक तो होता नहीं है, उपार्जित होता है। कैसा होता है? हाँ। 52 गुणसूत्रों के डीएनए के विशिष्ट भाग जो एक विशेष प्रकार के डीएनए का निर्माण करता है वो क्या हिस्टोन कहलाता है ना? क्या कहलाता है? हिस्टोन कहलाता है। तो 152 लिखा हो जाएगा दोस्तों 152 जीन भी दिया है। अच्छा जीन करता है। डीएनए का निर्माण किससे होता है? जीन से। हाँ प्रोटीन पाया जाता है हिस्टोन। डीएनए जीन में ना डीएनए और प्रोटीन पाया जाता है ना, जी मतलब डीएनए और प्रोटीन से बना होता है ना, तो आप प्रोटीन जो है ना हिस्टोन प्रोटीन होता है वो कहता है। मनुष्य में लाल हरी वर्धनता को जाना जाता है। ठीक, तो 153 का दोस्तों आपका हो जाएगा दोनों हो जाएगा, प्रोटोनोपिया आएगो ड्यूटेरोनोपिया। नोपिया याद रखिएगा, बाकी ड्यूटो प्रोटो लगाते रहिएगा। लक्षण जिनके जीन एक गुणसूत्र पर होते हैं कहलाते हैं। देखो हाँ एक होते हैं तो लिंग संलग्न, ठीक है, लिंग प्रभावित विधियाँ हैं। इस प्रकार आपका 54 का हो जाएगा लिंग संलग्न। देखिए लिंग संलग्न वंशागति की खोज किसने किया था? तो लिंग संलग्नता की बात करें तो मॉर्गन ने खोजा था। किसने? वाई क्रोमोसोम को भी मॉर्गन ने खोजा था। एक्स को हैकिंग। एलोसोम होता है, देखो एलोसोम किसको बोलते हैं? तो 56 का हो जाएगा दोस्तों आपका एलील को कहते हैं। एलोसोम एलील को कहते हैं। एलील आपको बताएं प्लाज्मिड लिंग सूत्र एलोसोम। अच्छा एलोसोम लिंग गुणसूत्र को बोलते हैं, ठीक ना। एलील तो वो होता है जो संकरण में उपयोग होता है ना, बड़ा टी छोटा टी, उसको एलील बोलते हैं। हाँ एलोसोम जो होता है लिंग गुणसूत्र कहते हैं। एलोसोम होता है, देखो एगो मतलब दो प्रकार का था ना, एगो लिंग क्रोमोसोम, एगो ऑटोसोम। ठीक, तो ऑटोसोम था, एक तो एलोसोम था। एक तो ऑटोसोम था, एक तो एलोसोम था। तो ऑटोसोम किसको बोलते हैं? बाह्य जोड़े को। प्रथम बाह्य जोड़े को क्या बोलते हैं? ऑटोसोम। इसके बाद 23वां जोड़ जो है ना लिंग गुणसूत्र, लिंग क्रोमोसोम, उसको क्या कहते हैं? एलोसोम। क्या बोलते हैं? एलोसोम। याद रखिएगा किधर है जी, हाँ एलोसोम लिंग क्रोमोसोम बोलते हैं। प्लाज्मिड होते हैं। देखिए बात हो रही है प्लाज्मिड की, तो इसका हो जाएगा दोस्तों जीवाणु के आनुवंशिकी पदार्थ जो क्रोमोसोम से बाहर होते हैं। जीवाणु के आनुवंशिक पदार्थ जो क्रोमोसोम से बाहर होते हैं उसे प्लाज्मिड कहते हैं।
देखिए मानव का इनमें से कौन सा लक्षण अनुवंशिकी नहीं होता सकता? मान इन्फ्लुएंजा तो ये तो वायरस ले होता है ना, तो ये तो वंशानुगत नहीं होगा, जो संक्रमित होगा उसको होगा। ठीक, बाकी विहीन दांत, इनमेनल विहीन दांत, चौड़े नथुने दांत, वर्धनता, ये सब हो जाएगा। देखिए जंपिंग जीन की खोज किसने की? जंपिंग जीन, तो इसके आपका आंसर हो जाएगा बारबारा मैकलिंटन, बारबारा मैकलिंटन। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार आज का हमारा क्लास संपन्न हुआ दोस्तों। शेयर कीजिए दोस्तों दबा कर, अभी नहीं शेयर किएगा दोस्तों, फिर दबा कर कीजिए शेयर।